नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सभी करंट अफेयर की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको मैं MCQ फॉर्म में करवाता हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके वाले प्रश्न होते हैं, उन सबको भी मैं कवर करवाता हूँ। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में मैं नेशनल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़, डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, मिसलेनियस, यानी हर तरीके के न्यूज़ से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रकार के करंट अफेयर की चर्चा यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एकदम छपने वाला प्रश्न, एकदम 100% छपेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको क्या करिएगा, समझिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस एक्टर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? किस एक्टर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया दोस्तों? मोहनलाल को, थालापति विजय, शाहरुख खान या सलमान खान को? इसका उत्तर आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल। क्या हो जाएगा? मोहनलाल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मोहनलाल है, यह एक मलयालम एक्टर हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको आप कई सारी फिल्मों में देखे भी होंगे दोस्तों। ठीक है, ये है एक्टर मोहनलाल, ये मलयालमी एक्टर हैं। इनको जो है कि इनको क्या दिया जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दिया और इन्होंने उनका रिप्लाई भी किया। बात करते हैं आगे, तो ध्यान रखिएगा, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यानी इन्होंने अपने पूरे जीवन भर में जितना योगदान भारतीय सिनेमा को दिया है, उसके आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, इनके जीवन भर की कमाई है। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था और यह दादा साहब फाल्के के जयंती पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो दादा साहब फाल्के हैं भारतीय सिनेमा के जनक हैं। क्या हैं? भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दादा साहब फाल्के हैं। और ये जो दादा साहब फाल्के हैं, इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है जो शॉल उड़ाया जाता है, और 10 लाख रुपए कैश में दिया जाता है, नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसको मिला था, तो पहली बार एक अभिनेत्री थी, देवकी रानी। ठीक है, इनको मिला था। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बड़ा ही शानदार प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको या कहें कि ये करंट अफेयर की क्लासेस रोजाना सुबह 5:30 बजे आप लोग को दे दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF का जो लिंक है, या कहें कि इस PDF को आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम हंट, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको डेली का डेली जो PDF होता है प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो UPSI के जो है कि शिफ्ट वाइज मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ। GK GS का मैं खुद करवा रहा हूँ, हिंदी का जो अमरजीत सर, और रीजनिंग और गणित का करवाएंगे संजय सर। तो आप 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 3 बजे दोपहर में क्लास होती है हिंदी की, और 7:30 बजे क्लास होगी किसकी? तो वो होगी संजय सर की। तो बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है करंट का? यह कहता है कि पिछले 10 साल में भारत के 28 राज्यों का कर्ज कितने गुना बढ़ गया है ना? पिछले 10 साल में भारत के 28 राज्यों का जो कर्ज हुआ है वो कितना गुना बढ़ा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। कितना जी? 3 गुना। अब सोचिए, पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ा है। अभी हम जो है कि दुनिया की 4th इकोनॉमी गिने जाते हैं, 4थी अर्थव्यवस्था माने जाते हैं, और हमारे जो राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में 3 गुनी जो कि कर्जा बढ़ गया है। आइए देखते हैं, जो भी हो भाई, हमें जो न्यूज़ेस मिलेंगे, जो खुलासे होंगे, उसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसमें वही प्रश्न शामिल करता हूं दोस्तों जो आपके काम के हैं। फालतू का प्रश्न शामिल करके देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं जुटाना है। जेन्युइन जो है कि आपको क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू का जो है कि आके बहसबाजी करना कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए एकदम सटीक उत्तर करेंगे, सटीक प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, कहता पिछले 10 साल में भारत के 28 राज्यों का कर्ज जो है वो कितना बढ़ा? 3 गुना बढ़ गया। इसका खुलासा किसने किया? तो CAG ने किया, है ना। CAG को कहा जाता है कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
इनको हिंदी में कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सीएजी की जो रिपोर्ट थी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट थी उसमें यह खुलासा हुआ कि 2013-14 में कुल कर्ज कितना था, 17.57 लाख करोड़ था। ठीक है, 17.57 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, 39.60 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, लगभग 3 गुना बढ़ा है ना। और यह जो कर्ज है देखा जाए तो देश की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पादन है, यानी कि ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट है जी, 22.96% अकेले क्या है, ये आपका पूरा कर्जा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लोगो भी लगा रखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो यहाँ से जो कि आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। तो सीएजी का जो फुल फॉर्म होता है मैंने बता दिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। अब मुझे किन अनुच्छेदों में किया गया था, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ओडीआई मैच में सबसे तेज शतक बनाया। बड़ा ही छपने वाला प्रश्न है। हरमनप्रीत कौर ने, राधा यादव ने, स्मृति मंधाना ने या दीप्ति शर्मा ने। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। तो दोस्तों स्मृति मंधाना ने सबसे तेज शतक बनाया 50 गेंदों में। ठीक है, इन्होंने 50 गेंद में अपनी शतक जड़ दिया था और ऐसा करने वाली है पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है कि भारत की ओर से सबसे तेज शतक बनाने वाली ओडीआई कौन सी क्रिकेटर है, तो है स्मृति मंधाना। पुरुषों में देखा जाए तो 52 गेंदों पे विराट कोहली ने शतक बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जरा से एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दो फोटो देख के घबरा मत जाना, हम दोनों की बात करते हैं अभी। ठीक है, पहले यहाँ पे जो लिखा है मैंने उसको समझो। स्मृति मंधाना ने भारत की ओर से सबसे तेज ओडीआई शतक जड़ा। उन्होंने 50 गेंदों में शतक जड़ करके इतिहास रच दिया। महिला ओडीआई क्रिकेट में यह दूसरा सबसे तेज शतक है। कहेंगे सर ये 50 गेंदों में 100 रन मारना ये दूसरा सबसे तेज शतक है, तो पहला किसने किया है? तो विश्व में सबसे तेज ओडीआई शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग हैं और यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। देखिए यहाँ पे स्मृति मंधाना की तस्वीर, यहाँ पे है मेग लैनिंग। ठीक है, ये वुमेंस प्रीमियर जब WPL होता है तो उसमें यह दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलती हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और स्मृति मंधाना भी जो हाल ही में मैच जिसमें इन्होंने सबसे तेज शतक बनाया है उसमें इन्होंने 63 बॉलों का सामना करके 125 रन बनाया। हालांकि 50 बॉल पर इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था, जिसमें इन्होंने 17 चौके मारे, 5 छक्के मारे और उस समय इनका स्ट्राइक रेट कितना रहा, तो वह रहा 198.41 का। ठीक है, गजब का स्ट्राइक रेट के साथ खेलिए भैया, वाह। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है विश्व गेंडा दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए सामान्यतः जो है कि ये जो दिवस वाले प्रश्न होते हैं लोग पहले नंबर पे या पहले क्वेश्चन के रूप में रख लेते हैं, तो यहाँ पे पहला दूसरा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे। ठीक है, चलिए तो भैया विश्व गेंडा दिवस की बात करते हैं किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 सितंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। अच्छा, कल 21 सितंबर था, तो 21 सितंबर को क्या मनाया गया था जी? 21 सितंबर को क्या मनाया गया था? तो मनाया गया था वर्ल्ड पीस डे, यानी कि विश्व शांति दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व शांति दिवस मनाया गया था। और आज 22 सितंबर है तो आज जो है कि विश्व गेंडा दिवस मनाया जा रहा है। चलो तो आगे देख लेते हैं जो विश्व गेंडा दिवस है इसके बारे में थोड़ा सा। तो भैया प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, यानी गेंडा दिवस मनाया जाता है। और गेंडा दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह पहली बार कब हुआ? 2011 में, यानी 2011 से लगातार हर साल क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड राइनो डे, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, इसको कहते हैं गेंडा दिवस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, लव देम एंड सेव देम। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा? अगला प्रश्न है पाँचवां प्रश्न क्या कहता है, बड़ा अच्छे सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। कहता है 21 सितंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को मान्यता न देने वालों में शामिल है? क्या गजब का प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। देखिए 21 सितंबर 2025 को 4 देशों ने क्या किया? फिलिस्तीन को देश का मान्यता दिया। आप कहेंगे सर अभी तक तो हम लोग फिलिस्तीन का नाम सुनते थे, क्या वो देश नहीं था? तब भी था, लेकिन मान्यता, देखिए जो समाज, जब आप समाज में रहते हैं ना, समाज की कुछ अपनी जो है कि नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन अपने आप को एक देश तो घोषित कर दिया है, लेकिन इसको जो दुनिया के देश हैं अभी तक इसको एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते थे। हालांकि कुछ देश देते भी थे, लेकिन लगभग सभी देश नहीं देते थे।
तो इस बार क्या है, जब UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आप जानते हैं हर साल सितंबर महीने में होती है। अभी मैं आगे चर्चा करता हूँ। आप संयुक्त राष्ट्र का नाम सुने होंगे, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या UN, जी हाँ, उसी को कहते हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। अब जो संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, इसकी 6 अंग हैं, उसी में से एक है जनरल असेंबली यानी महासभा। अब महासभा में क्या होता है, उसकी जो बैठक होती है हर साल कब होता है जी, तो हर साल होता है हर साल होता है सितंबर महीने में। अब हर साल सितंबर महीने में होता है, तो इस बार भी सितंबर महीने में चूँकि सितंबर महीना चल रहा है तो जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। वहाँ पे रोज़ जो है कि इस बात पर भी बहस हो रहा है कि क्या फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो 21 सितंबर को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, ये 4 देश होते हैं जिन्होंने क्या किया, फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दिया, किसके रूप में, एक देश के रूप में। अब चूँकि फ़िलिस्तीन के जस्ट बगल में है इजराइल, और इजराइल चाहता है कि फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा न दिया जाए। इससे इजराइल बौखलाया हुआ है थोड़ा सा, और इजराइल जो है कि गाज़ा पे लगातार अटैक भी करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भारत है, भारत भी मान्यता देने वाले देशों में शामिल है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते, फिर और विस्तार से आपको बताते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। अगर यहाँ मैप में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इजराइल है, यहाँ वेस्ट बैंक है, इसी के पास जो है फ़िलिस्तीन है, ठीक है। ये गाज़ा स्ट्रिप है, जो छोटा सा लाल कलर के यहाँ पे दिख रहा है, ये गाज़ा स्ट्रिप यानी गाज़ा पट्टी है, ठीक है। गाज़ा बहुत छोटा सा है। इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से गाज़ा को तबाह कर दिया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, ठीक है। और वहीं वेस्ट बैंक यहाँ पे, जहाँ पे आपका क्या है जी, फ़िलिस्तीन है, उसको जी की मान्यता नहीं देने दे रहा है कौन, इजराइल। वो चाहता है कि मान्यता उसको नहीं दिया जाए। लेकिन दुनिया के लगभग UNGA में यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 140 से ज़्यादा देशों ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया है। और बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसकी बैठक जो होती है प्रत्येक वर्ष कब होता है जी, सितंबर माह में होती है ना। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा या कहें कि संयुक्त राष्ट्र का नाम आ रहा है, तो दोस्तों जब आपसे पूछे UNO या UN का स्थापना कब हुआ, तो आप कहेंगे सर इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा इसके कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख भी सकते हैं। इसके कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से, तो एक हो जाएगा सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा सचिवालय, चौथा सामाजिक और आर्थिक परिषद, पाँचवा हो जाएगा आपका ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा हो जाएगा न्यासिता परिषद, ठीक है। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद स्थापित किया गया था, किसको, तो UN यानी संयुक्त राष्ट्र को। इसका उद्देश्य यह है कि यह दुनिया में शांति बनाए रखे, है ना। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन। अच्छा, हमने कहा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, अच्छी बात है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका के अंदर है। इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो इसकी टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें अरबी, चाइनीज़, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, है ना, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें जब इसकी स्थापना हो रही थी तो इसमें कुल कितने देश थे, तो इसमें 51 देश थे। कितने, 51 जो है कि इस्टेब्लिश वाले मेंबर है, यानी जो लोग स्थापना कर रहे थे वे वाले मेंबर है। और अगर आपसे पूछो वर्तमान में UN में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। और 193वां सदस्य कौन सा बना है, तो वह है सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक है, जो कि क्या बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता ग्रहण किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका ये सारे प्रश्न। अब बात करें अगर हम आगे, देखिएगा आज मैंने इन 5 प्रश्नों को ही शामिल किया था, क्योंकि यही 5 प्रश्न मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं और भी कुछ फालतू प्रश्नों को रख सकता था, मैं वीडियो को लंबा कर सकता था, वीडियो बड़ा करके मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने या फिर इस तरीके कोई लालच नहीं है। मेरा 10 व्यूज़ ही आए, 20 व्यूज़ ही आए, या फिर मेरा कम व्यूज़ आए, उससे मुझे नहीं मतलब। लेकिन मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ, मेरे पास जो ऑडियंस है वो खुश रहे, इसलिए मैं उसको वही चीज़ दूंगा जो उसके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है। और इसीलिए हम जो है कि आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या मैं कर रहा हूँ, है ना, कोशिश नहीं कर रहा, मैं वास्तव में कर रहा हूँ। आप चैनल पर जाएंगे, देखेंगे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है UPSI के लिए, जो GK GS से जहाँ से सवाल आते हैं। पहले तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, पूरा PYQs करवा रहा हूँ। PYQs करवाने से ये हो जाएगा कि आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब रोड मैप मिल जाएगा तो उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैंने उसी क्लास में दिया है। रोज़ 9:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोपहर में रोज़ 3 बजे अमरजीत सर जुड़ते हैं, और रोज़ 7:30 बजे अब से आपके साथ जुड़ेंगे संजय सर मैथ और रीजनिंग के साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कल मिलते हैं
या फिर जो शाम को क्लास होगी उसमें मिलते हैं। आज के लिए बस इतना करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए और हाँ, एक बात, अब आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।